ओके गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लाइकोपोडियम के रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो लाइकोपोडियम की स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जो हम प्लांट्स को देखते हैं, वो उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और उस स्पोरोफिटिक जनरेशन में बेटा हम लोगों को कोन्स मिलते हैं, है ना। और कोन्स क्या है? कोन्स आर बंच ऑफ फर्टाइल लीव्स। तो वो फर्टाइल लीव्स होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, और स्पोरेंजिया के ऊपर में बहुत सारे स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स मीन्स स्पोर बियरिंग लीव्स, उनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होती है, उसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। और लाइकोपोडियम इज़ अ होमोस्पोरस, तो वहाँ पर जितने भी स्पोर्स डेवलप होंगे वो सारे एक समान स्पोर्स होंगे। ठीक है, ये तो कल तक का कंक्लूजन था। और उसमें स्पोरेंजिया कैसे बनती है और स्पोरेंजिया में स्पोर कैसे बनते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होता है, और उसमें से क्या निकलता है? एक गैमेटोफाइट निकलता है ना। ये तो हमने बताया था एकदम लास्ट में कि उसका डायग्राम भी था, पूरा उसके डिविजन्स थे। और उस स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट का क्या मतलब है और उसमें क्या होता है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन में जो स्पोर बनता है कोन के अंदर, वो जर्मिनेट होके एक गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्टार्ट करता है और उसका गैमेटोफाइट बनता है। जैसे स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर बियरिंग बॉडी, उसी तरह गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेट्स बियरिंग बॉडी। ठीक है, और जो ये गैमेट बियरिंग बॉडी है, ये रूट स्टेम एंड लीव्स में क्लासिफाई नहीं होती है, और ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। उस प्रोथैलस के ऊपर क्या बनते हैं? एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बनते हैं, जो कि उसके मेल और फीमेल गैमेट्स जिसमें बनते हैं। तो जो मेल गैमेट्स हैं वो पहले बनते हैं, जो फीमेल गैमेट्स हैं वो बाद में बनते हैं। तो ये गैमेटोफाइट के बारे में ये स्लाइड में मैंने आपको बताया है। इसमें देखिए, गैमेटोफाइट इज बेसिकली गैमेट बियरिंग बॉडी। इट इज नॉट डिविजिबल इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, इसमें रूट स्टेम एंड लीव्स का कोई डिवीजन नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। लो बेटा, सारे ठीक है। इट मे वैरी इन शेप एंड साइज। उसकी अलग अलग स्पीशीज़ में ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इट मे बी सरनम टाइप, क्लैवेटम टाइप, फ्लैगमेरिया टाइप। ये जो अलग अलग टाइप है, इनके शेप्स अलग अलग होते हैं, बट इसमें रूट स्टेम एंड लीव्स का कोई डिवीजन नहीं होता, मतलब तीनों ही शेप्स इरेगुलर हैं। ठीक, अब उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं वो आप लोग के सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली, इसलिए मैंने उसको स्किप ऑफ कर दिया। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इरेगुलरली ऑन ब्रांचेस एंड आर सराउंडेड बाय ग्लैंडुलर हेयर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस के ऊपर इसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और उनका कोई डेफिनेट लोकेशन गवर्न नहीं है, वो कहीं पे भी डेवलप होते हैं। ठीक है, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जहाँ पे भी डेवलप होंगे, वहाँ पर क्या होंगे? ग्लैंडुलर हेयर्स होंगे। इन ग्लैंडुलर हेयर्स को पैराफाइसिस बोलते हैं। द प्रोथैलाई आर मोनोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम। ये जो प्रोथैलस होते हैं, पहली बात तो इसमें रूट स्टेम लीव्स का डिवीजन नहीं होता, और ये साथ में मोनोशियस होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्रोथैलस में डेवलप होंगे।
आपको याद है स्पीच कंपटीशन में किसी लड़की ने मोनोशियस का मतलब ये बताया था कि भाई एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, क्योंकि जबकि हमने हिट्रोशियस का वो बताया था ना कि हिट्रोशियस का वर्ड वो होता है, लेकिन मोनोशियस का वर्ड का मतलब होता है कि बोथ ऑफ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और प्रोथैलस। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल पार्ट है वो पहले डेवलप होता है और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी आर्किगोनियम वो बाद में डेवलप होता है। तो इसलिए हम लोग पहले एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखते हैं। द एंथ्रीडियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ सुपरफिशियल सेल ऑफ प्रोथैलस नोन एज एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। हाँ, तो बच्चों कल हम लोगों ने जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था यू स्पोरेंजिएट। उसका क्या मतलब है? हाँ, a group of cell is developed. हाँ, a group of cell develops the sporangia. मतलब the development of sporangia takes place from a group of cells. तो इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? यूस्पोरेंजिया। और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से नहीं होता है, कोई भी सुपरफिशियल लेयर का एक सेल एक्टिवेट होता है और ये एक सेल ही एंथ्रीडियम को और आर्किगोनियम को डेवलप करता है। यहाँ पर तो हम एंथ्रीडियम का बता रहे हैं, पर लेटर ऑन आर्किगोनियम भी बताएंगे। तो आर्किगोनियम भी सिंगल सेल से ही डेवलप होता है और एंथ्रीडियम भी सिंगल सेल से ही डेवलप होता है। ओके, अवधेश भैया इसमें से चाबी लेके वो निकालिए रजिस्टर्स। A periclinal division divides it into an outer jacket initial cell and inner androgonial cell। ठीक है, अब जो ये सेल है इसमें सबसे पहला डिवीजन कैसा होगा? पेरिक्लाइनल, यानी उसकी पेरिफेरी के अराउंड होगा, उसके पैरेलल होगा। तो वो क्या करेगा? उस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं जैकेट इनिशियल सेल और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, एक ही सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जैसे ये सपोज ये एक ही सेल है और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद दो पार्ट्स हुए, पहला पार्ट जैकेट इनिशियल सेल कहलाएगा और दूसरा पार्ट एंड्रोगोनियल सेल कहलाएगा। ठीक है, द जैकेट इनिशियल सेल डिवाइड्स एंटीक्लाइनली टू गिव राइज अ सिंगल लेयर जैकेट। जो आउटर वाला जैकेट इनिशियल सेल है, अब उसमें कोई भी पेरिक्लाइनल डिवीजन नहीं होता, सारे डिविजन्स एंटीक्लाइनल होते हैं। अब एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होते हैं? कल मैंने समझाया था ये। ठीक है, तो बाहर वाले में एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं जिससे कि सिंगल लेयर जैकेट लेयर बनती है। The primary androgonial cells divides repeatedly in every plane। मतलब और एंड्रोगोनियल सेल्स में कोई भी ये एंड्रोगोनियल सेल ये है हमारा, इस एंड्रोगोनियल सेल में हर प्लेन में डिवीजन होता है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, 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 किसी भी तरीके से डिवीजन होके यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनती रहती है। After repeated divisions, a number of androgonial cells are developed। ठीक है, बहुत सारे डिवीजन होते रहते हैं और इन डिवीजन्स के बाद बहुत सारी एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती हैं। द फाइनल जनरेशन ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स फंक्शंस एज एंड्रोसाइट्स। जो फाइनली बहुत सारी सेल्स बनी, जो फाइनल सेल्स बनती हैं उनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एंड्रोसाइट्स। Each androcyte metamorphoses into a pear-shaped biflagellate antherozoid। अब यहाँ पर बेटा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं कायांतरण या उत्परिवर्तन। मतलब अ सडन चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर कुछ अभी तक तो वो एक राउंडेड सेल है, ऐसा एक राउंडेड सेल है,
और इसमें सडन मेटामॉर्फोसिस होकर इसका शेप एकदम चेंज हो जाता है। मैं लेफ्ट हैंड से बना पेयर शेप है ना, ये पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। पियर शेप्ड, ऊपर से पॉइंटेड और नीचे से ब्रॉड, और फिर इसमें बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? एंथीरोजॉइड का। ठीक है, ईच एंड्रोसाइट metamorphosis into a pear-shaped biflagellate antherozoid. Okay? Now, antheridia are sunken in tissue of prothallus. ये जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? प्रोथैलस में हो रहा है, जो कि उस स्पोर के जर्मिनेशन के बाद निकला था। तो उस प्रोथैलस के सरफेस के एपिकल सेल से ही ये शुरू होता है इसका बनना। तो लेकिन जहाँ पर भी ये डेवलप होता है वो सेल थोड़ी सी अंदर को धंसी हुई दिखाई देती है। सनकिन का मतलब होता है जो सरफेस है उसके अंदर को थोड़ी दबी हुई सी। सनकिन इन द टिश्यू ऑफ प्रोथैलस, अ सुपरफिशियल बल्जिंग ऑन द सरफेस हेल्प्स टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया की पोजीशन वहाँ पर, वैसे तो वो उसके अंदर को हल्का सा दबा हुआ सा रहता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ जो दिखाई देता है उभार, बाकी सारे सरफेस से पूरा थोड़ा सा उभार दिखाई देगा, वो उसको बताता है कि कहाँ पर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हुआ है या एंथ्रीडिया कहाँ पर लोकेटेड है। अ सेल ऑफ सिंगल लेयर्ड जैकेट एक्ट एज ओपर्कुलम लिड। अ सिंगल सेल, पूरे जैकेट की जो सेल सबसे ऊपर वाले टिप पर होती है, प्रोथैलस के एपिकल टिप पर जो टच कर रही होती है सेल, वो एक लिड जैसा काम करती है, जिसको कि ओपर्कुलम कहते हैं। आपको बताया था ना, इससे क्या बना है? जैकेट लेयर बनी है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं जो इस तरह एंटीक्लाइनली डिवाइड हुई हैं। उनमें से जो एक सेल सबसे ऊपर होगी वो उसके ढक्कन या लिड या ओपर्कुलम जैसा काम करेगी, उसको हम ओपर्कुलम या लिड कहते हैं। ओके, जो सबसे ऊपर होगा। आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ओपर्कुलम, वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोर। जब ये एंथ्रीडिया मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है कि ओपर्कुलम अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डेड हो जाता है। जब वो एक सेल डेड हो गई तो हम क्या समझ सकते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसका यहाँ का सेल डिकम्पोज हो गया, यानी कि ये यहाँ पर ओपनिंग हो गई और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? ढेर सारे एंथीरोजॉइड्स यानी कि मेल गैमीट्स भरे हुए हैं। ठीक है, और ये ओपर्कुलम वाली सेल क्या हुई? डिसइंटीग्रेट हो गई, यानी डिसॉल्व हो गई, यानी खत्म हो गई। तो यहाँ पर ये ओपनिंग हो गई और यहाँ पर ढेर सारा वाटर एंटर करता है। जब ये वाटर एंटर करता है तो उसी पानी के साथ ये मैच्योर एंथीरोजॉइड्स लिबरेट हो जाते हैं। पानी तो यहाँ पे जब ये ढक्कन खुल गया तो पानी यहाँ अंदर आएगा, उनको अपने साथ मिला के फिर बाहर लेके चला जाएगा। इस तरीके से ये बाहर निकल जाते हैं। आफ्टर एंट्री ऑफ वाटर, एंथ्रीडियल जैकेट रप्चर्स टू लिबरेट द एंथीरोजॉइड्स। जब पानी भर जाता है तो ये ओपनिंग से प्लस ये जैकेट भी फट जाती है, क्योंकि ये पूरा मैच्योर हो चुका होता है तब तक, तो सारे एंथीरोजॉइड्स लिबरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ एंथीरोजॉइड्स है। देखिए फर्स्ट एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, वो दो सेल्स में डिवाइड हुई, बी में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और जैकेट इनिशियल सेल। अब ये जैकेट इनिशियल सेल में हमेशा बहुत सारे पेरिक्लाइनल डिविजन्स हुए जो पूरी एक जैकेट लेयर बना लेती है, और अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाता है? एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल्स, जिसमें बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। माइटोटिक डिविजन्स के बाद बहुत सारे यहाँ पर एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं, और हर एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाता है? एक एंथीरोजॉइड बनाता है जो कि मेल स्पोर है, यानी मेल गैमीट है। एंथीरोजॉइड इज द मेल गैमीट। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हमेशा जब भी प्लांट्स में या एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है उसके पहले मियोसिस होती है।
पर यहाँ पर मियोसिस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिस स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ वो स्पोर के पहले मियोसिस हुई थी, तो वो हैप्लॉइड स्पोर है। वो हैप्लॉइड स्पोर से ही ये पूरा डिवीजन हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर मियोसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। मियोसिस कहाँ हुई थी? जब वो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, स्पोरेंजियम में का डेवलपमेंट हुआ था, तब मियोसिस हुई थी। अब आ जाइए डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम ऑल्सो डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, अ सिंगल सेल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड आर्किगोनियल इनिशियल सेल। जो एक सुपरफिशियल सेल शुरू करती है आर्किगोनियम का डेवलपमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियल इनिशियल सेल। द फर्स्ट डिवीजन इज पेरिक्लाइनर, डिवाइडिंग द सिंगल सेल, डी मिसिंग है, समझ लेना बच्चों, डिवाइडिंग द सिंगल सेल इनटू एन आउटर प्राइमरी कवर सेल एंड एन इनर सेल। अब क्या होता है, आर्किगोनियम का जब डेवलपमेंट होता है तो एक सिंगल सेल इनिशिएट होती है और उससे दो सेल्स बनती हैं। पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनर मतलब पेरीफेरी के पैरेलल, और उससे क्या होता है, एक प्राइमरी कवर सेल बनती है और एक इनर सेल बनती है, है ना। द आउटर कवर सेल डिवाइड्स वर्टिकली ट्वाइस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर टू फॉर्म 4 नेक इनिशियल्स। अब ये जो कोई सेल है, ये एक सेल है, अगर इसमें दो वर्टिकल डिवीजन होंगे, इट डिवाइड्स वर्टिकली ट्वाइस एट राइट एंगल्स। वर्टिकली ट्वाइस, एक पहला वर्टिकल डिवीजन ऐसे होगा, दूसरा वर्टिकल डिवीजन उसके परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होगा। तो कितनी सेल्स बनी? 4। ठीक, अब यहाँ पर 4 सेल्स बन गई। अब इसका जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसमें 3 से 4 बार ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इसमें, जिससे कि 3-4 सेल्स हाई नेक ऑफ आर्किगोनियम बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? द इनर सेल ऑल्सो डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, अ बेसल सेल एंड अ सेंट्रल सेल। ये अब हम पहले डायग्राम में इस चीज़ को देख लेते हैं। ये देखिए, ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल, इसको 2 सेल में डिवाइड हुई, प्राइमरी कवर सेल एंड सेंट्रल सेल। प्राइमरी जो कवर सेल है उसमें 3-4 ट्रांसवर्स डिवीजन हुए और वो नेक्स्ट सेल बन गई। ठीक है, अब दूसरी जो नीचे वाली सेल थी उसमें भी यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं और वो भी ट्रांसवर्स डिवाइड होती है। कई सारी नेक केनाल सेल्स बनती हैं, 4 to 8 सेल्स नेक केनाल सेल। कल मैंने तुम लोग को बताया था ना, आर्किगोनियम हमेशा ही फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें हमेशा उसके जीनस और स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग उसकी नेक की लंबाई चेंज होती रहती है। आप जानते हैं कि ये अगर ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वेंट्रल इसका कहलाता है। ये बिल्कुल आप उसकी तरह समझ सकते हैं, जो मेजरिंग फ्लास्क होता है ना, उसकी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर इसकी कैप सेल होता है, यहाँ पर जो सेल होगी उसको कहेंगे वेंट्रल केनाल सेल, सॉरी वेंट्रल सेल। यहाँ पर जो सेल होगी वो नेक केनाल सेल, सॉरी इसको कहेंगे नेक केनाल सेल, नेक केनाल सेल और इसकी वॉल। ये नेक केनाल सेल ये है NCC, ये वेंट्रल केनाल सेल होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एग सेल होती है। ये इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। ओके, नेक की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, उसके जीनस और स्पीशीज़ के साथ चेंज होती रहती है। ऐसा ही ब्रायोफाइट्स में होता है, ऐसा ही टेरिडोफाइट्स में भी, जहाँ पर भी आर्किगोनियम बनेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। तो द सेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू 2 में डिवाइड होता है सेंट्रल सेल, आउटर प्राइमरी केनाल सेल एंड इनर वेंट्रल सेल। जो कि प्राइमरी केनाल सेल है वो नेक केनाल सेल्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, द प्राइमरी केनाल सेल्स फॉर्म 4 to 8 नेक केनाल सेल
जो प्राइमरी कैनाल सेल था उसने 4 से 8 नेक कैनाल सेल, जो NCC लिखा है मैंने, तो वो 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स यहाँ पर होती हैं। द प्राइमरी वेंट्रल सेल डिवाइड्स इनटू अ स्मॉल वेंट्रल सेल एंड लार्ज एग सेल। और जो वेंट्रल सेल होती है वो 2 में डिवाइड होती है। जो नीचे 2 सेल्स मैंने बनाई हैं, तो ऊपर वाली सेल क्या है? वेंट्रल सेल, प्राइमरी वेंट्रल सेल, और नीचे वाली लार्ज एग सेल, स्मॉल वेंट्रल सेल एंड लार्ज एग सेल। द नेक ऑफ आर्किगोनियम गेट, अरे नहीं, हम ये कर रहे हैं, क्लास ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है, अभी नहीं बात कर सकते। द नेक ऑफ आर्किगोनियम गेट प्रोजेक्टेड from the surface of prothallus but the basal part remains embedded। जो इसकी नेक है आर्किगोनियम की, वो उस प्रोथैलस के ऊपर निकल आती है, लेकिन वो जो नीचे वाला पार्ट है, जो वेंटर है, वो अंदर धंसा हुआ रहता है। ओके, अवधेश भैया मेरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं नहीं बात करूँगी। फर्टिलाइजेशन अब कैसे होगा? अब आपका फर्टिलाइजेशन के लिए जब ये मेच्योर हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसकी सारी जो नेक सेल्स हैं, ये नेक कैनाल सेल्स हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैसे ही उसका एग मेच्योर होगा, उसकी नेक कैनाल सेल्स सारी क्या हो जाएंगी? डिज़ोल्व हो जाएंगी। डिज़ोल्व होके म्यूकस का फॉर्मेशन करेंगी, और ये म्यूकस उसके ऊपर को निकल पड़ता है। म्यूकस आप जानते हैं ना, फ्लेश जिसको कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब ये इसके ऊपर को ऊजेस आउट करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो बाहर को निकलने लगता है। बाहर को निकलता है तो जो उसकी कवर सेल है, कैप सेल है, उसको हटा देगा। उसको खोलता हुआ वो बाहर उसके मुंह पर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। ये जो म्यूकस होता है, ये कीमोटैक्टिक नेचर का होता है। कीमोटैक्टिक माने इसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उसको सिट्रिक एसिड होता है, जो कि उसको एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, और एंथेरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंथेरोजॉइड्स पानी के अंदर तैर रहे हैं, ये कीमोटैक्टिक जो म्यूकस है ये उसको अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर आके बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स चिपक जाएंगे, और जब इसमें बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स आ जाएंगे, तो ये जो म्यूसिलेजिनस मास है, ये नेक से होता हुआ नीचे आ जाएगा, इसके अंदर वापस चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो एंथेरोजॉइड अंदर आए हैं, वो उनमें से कोई एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। ओके, तो ये इसकी प्रोसेस है। एज द आर्किगोनियम मैच्योर्स, द नेक कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। This mucilaginous substance contains citric acid and chemotactic in nature. The chemotactic mucilage oozes outwardly, opens the cover cell and come at the mouth of neck canal cell. The enterozoids swarming in water are attracted and get stuck in this mucilage. The mucilage fall into the archegonium and fertilizes egg cell and develop ooze spore after the fertilization। ठीक है, जब फर्टिलाइज हो जाएगी ये एग सेल, तो हम क्या कहेंगे उसको? ooze spore या ज़ाइगोट। ooze spore और ज़ाइगोट और एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू यंग स्पोरोफाइट। अभी तक क्या था? हम गैमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें एक प्रोथैलस बन रहा था। शुरुआत हमने की थी स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट जो नॉर्मल प्लांट हम देखते हैं, और फिर उसके बाद उसमें कोन बना। कोन के बाद उसमें जो स्पोर था वो जर्मिनेट हुआ, उसने गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाया। इस गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में मेल और फीमेल गैमेट्स बने, फिर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होके फिर ज़ाइगोट बना, और ज़ाइगोट के आगे की चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये ज़ाइगोट जो यंग स्पोरोफाइट को फिर से बनाता है। इसका डिवीज़न कैसे होता है? अब ये देखिए, ये जो ज़ाइगोट बन गया, ये ज़ाइगोट में 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। देन ये जो सस्पेंसर सेल कहलाई और नीचे वाली एम्ब्रियोनिक सेल कहलाई। ओके,
यहाँ तक देखिए। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ zygote इज अ ट्रांसवर्स डिवीजन गिविंग राइज टू आउटर सस्पेंसर सेल एंड एन इनर एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, आउटर वाली को सस्पेंसर कहेंगे, नीचे वाले को एम्ब्रियोनिक सेल कहेंगे। द आउटर सस्पेंसर सेल डज नॉट डिवाइड बट इट इलोंगेट्स एंड पुशेस zygote डाउनवर्डली। जो ऊपर वाली सेल है वो फिर से डिवाइड नहीं होती और वो नीचे वाली सेल को नीचे पुश करती है। द एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड बाय 2 वर्टिकल वॉल्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। फिर से 2 वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं, यानी कि नीचे वाली सेल फिर 4 में डिवाइड हो गई। ठीक है, दीज 4 सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली फॉर्म 8 सेल्स। अब देखो, ऊपर वाली सेल तो वैसे के वैसे ही रही, जिसको हमने क्या कहा था, सस्पेंसर सेल, और नीचे वाली जो सेल है वही डिवाइड कर रही है। अब वो पहले 2 वर्टिकल डिवीजन हुए तो 4 सेल बनी, और फिर उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, तो ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद उसमें 8 सेल बन गई। ये 9 सेल स्टेज हो गई, 8 सेल वो और एक सस्पेंसर सेल। 9 सेल्ड स्टेज, the 4 upper cells which are towards suspensor develops foot after repeated divisions। जो 4 अपर सेल हैं, अब 8 सेल बनी ना नीचे वाली सेल में, उसकी जो 4 सेल सस्पेंसर की तरफ हैं वो क्या करती हैं कि फुट बिकम्स वो फुट का डेवलपमेंट करती हैं। फुट बिकम्स मैसिव एंड प्रोमिनेंट, इट एब्जॉर्ब्स फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो until it get established। जब तक कि एम्ब्रियो एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक वो फूड जो है एब्जॉर्ब करता रहता है, उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए फूड का काम होता है ये। आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट द प्रो एम्ब्रियो गिव्स राइज टू स्टेम एंड लीव्स। और जब ये अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस एम्ब्रियो से रूट, स्टेम और लीव पूरे सारे पार्ट्स निकल आते हैं। इन सम स्पीशीज द बल्बस प्रोटोकॉम इज डेवलप्ड बाई, कॉर्म का मतलब होता है जैसे कि मतलब गांठ टाइप का स्ट्रक्चर। तो एक बल्बस, कुछ स्पीशीज में बल्बस प्रोटोकॉम डेवलप होता है विच ग्रोथ इरेगुलरली, जो कि इरेगुलरली डिवाइड होता है। ऊपर वाला जो पूरा डिवीजन है वो हमारा ये लास्ट पॉइंट तक ख़त्म हो गया। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट अलग है, ये कंट्रोवर्शियल मैटर है कि मतलब कुछ अलग से स्पीशीज़ हैं जिसमें ऐसा होता है कि प्रोटोकॉम का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलप्स ऑन नॉन वेस्कुलर लीव्स। ये जो प्रोटोकॉम होता है इससे नॉन वेस्कुलर लीव्स निकलती हैं। आप जानते हैं कि हम टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम होना तो कंपलसरी है ही, वो डेफिनेटली होता ही है। पर ये जो प्रोटोकॉम होता है ये कुछ ही स्पीशीज़ में ग्रो करता है, और उसमें क्या होता है कि नॉन वेस्कुलर लीव्स निकलती हैं। लीव्स में भी वेस्कुलर सिस्टम आपको पता है ना कि उसमें वेन्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर ये नॉन वेस्कुलर लीव्स डेवलप करता है जिनको हम प्रोफिल्स कहते हैं। एंड आफ्टर सम इरेगुलर ग्रोथ गिव्स राइज टू नॉर्मल स्पोरोफिटिक प्लांट। और कुछ डिविजन्स के बाद, ये कुछ समय के बाद, ये नॉर्मल स्पोरोफिटिक जनरेशन को, प्लांट को डेवलप करता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है, ये जो ज़ाइगोट है इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ऊपर वाला पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, नीचे वाला पार्ट लगातार डिवाइड हो रहा है। पहले ये 4 में डिवाइड हुआ और फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन से ये 8 में डिवाइड हुआ। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फुट को डेवलप करता है, और फुट का काम होता है कि जब तक ये पूरी तरह इस्टेब्लिश ना हो जाए ये उसके लिए फूड को एब्जॉर्ब करता है। फिर यहाँ पर ये टर्न हो जाता है और ये सस्पेंसर नीचे आ गया, फुट भी नीचे आ गया, और ऊपर वाला हिस्सा जो कॉटिलिडन्स को डेवलप करेगा। इस तरीके से इसकी यहाँ पर F पोजीशन के बाद G पोजीशन में इसका पूरा टर्न हो जाता है, और ऊपर वाले हिस्से से ये देखिए फाइनली इसकी लीव्स निकल आती हैं, एरियल पोर्शन निकल आता है, और नीचे वाले हिस्से से रूट्स निकल आती हैं। ओके, ये जो डायग्राम्स था अभी तक के, वो मैंने सिंह पांडे जैन वाली बुक से ही लिए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि अच्छी बुक है, आप उसको कंसीडर करिए।
तो मैंने उसी बुक से ये डायग्राम्स लिए थे। ओके, ये लाइफ साइकिल मैंने तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में भी बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से देखिए। जो हम लोग प्लांट को देखते हैं वो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, ये उसका कोन है। स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हुई, स्पोरेंजिया में स्पोर डेवलप हुए, स्पोर ने जर्मिनेट होकर गैमेटोफिटिक जनरेशन को शुरू किया, ये गैमेटोफाइट बना। इस गैमेटोफाइट के ऊपर आप देख रहे हैं ना, मेरा एरो सबको दिखाई दे रहा है ना। ये अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर आपने देखा एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम डेवलप हो रहा है। ये दिस इज आर्किगोनियम, इधर एंथ्रीडियम उसके छुप गया है। देन ये एंथ्रीडियम आर्किगोनियम के डेवलपमेंट के बाद उनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट उसके जाइगोट से फिर से डेवलप हो जाता है। यानी कि जो जाइगोट जहाँ पर बन गया, यहाँ से फिर 2n जनरेशन शुरू हो गई, और जहाँ पर स्पोर में मियोसिस हुई थी वहाँ तक 2n जनरेशन थी, और पूरा ये जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड जनरेशन है, n है ना। ओके, थैंक यू। तो आज का ये रहा हमारा लाइकोपोडियम, इसके साथ साथ कंप्लीट हो गया है। हमारे 4 वीडियोस हैं जिनसे आप पूरा लाइकोपोडियम अगेन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर से पूछेंगे, और पूछने में कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमेशा यू आर वेलकम, ठीक है। ओके, अटेंडेंस बोलिएगा 1 2, सब लोग माइक्स ऑन करके अपनी अटेंडेंस बोलिए। 3 4 5 6 7 8। रोशन जान तुम्हारी कितना है? अच्छा मैम 32। 9 10 11 12। हाँ, एडमिशन नंबर 8 प्रेजेंट मैम। अच्छा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26। तुम लोग यहाँ पे हो बेटा, तुम लोग नहीं बोल रहे हो। अंजलि तुमने नहीं बोली, हाँ अपना स्क्रीनशॉट भेजना। 25 26, इकरा भी है शायद। 27 28 29 30 31 32 33 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 32 प्रेजेंट। हाँ 33 34 35 प्रेजेंट मैम। 36 मैम 34। हाँ 35 36 37 38 39 40। 37 प्रेजेंट। हाँ बेटा 38 39 40 41 42। प्रेजेंट मैम। 41 प्रेजेंट मैम। हाँ 42 43 सारे काम। 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। प्रेजेंट मैम। 60। अच्छा 61 61 62 63 64 65। हाँ मैम प्रेजेंट 65। मैम 62 प्रेजेंट। अच्छा मैम 65 प्रेजेंट। हाँ 65 हो गया। 66 67 68 69। प्रेजेंट मैम। मैम ओके 68। ओके, चलो बच्चों बाय बाय। बाय मैम। प्रेजेंट। बेटा अब तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके या अपना नाम लिख के उस पर भेजो ग्रुप पे, मैं फिर अपडेट कर दूंगी। ओके, टाइम इज रनिंग नाउ। ओके बाय बाय। बाय बाय।